नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम सिलेक्शन इंडिया पर एक नई श्रृंखला के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आपको वैश्विक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं जो घटित होती हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस किया करेंगे। जैसे मान के चलिए चीन और इंडिया को लेकर के कोई इशू घटित हुआ, या इंडिया पाक को लेकर के कोई इशू घटित हुआ, या खाड़ी देशों में कोई इशू घटित हुआ, या मान के चलिए इंडिया में ही कोई इशू घटित हुआ। जैसे हाल ही के दिनों में इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की काफ़ी चर्चा रही है। तो ऐसे कुछ इशू को हम आपके सामने रखा करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि ये इशू मैं इतने डिटेल में कंसेप्ट विद कंटेंट के साथ आपको समझाऊं कि जब आप एक बार हमारी क्लास को करके हटेंगे तो शायद वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेगी और हर एक कन्फ्यूजन आपका हमारे माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम इसी श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। लेकिन हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अभी नहीं पढ़ाएंगे। इससे पहले के कुछ मुद्दे हम आपको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि मैं यहीं से डायरेक्ट आपको समझाता हूं तो आईएएस, पीसीएस या अन्य किसी स्टेट से संबंधित एग्जाम में यदि कोई मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्री का तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा और उसे आप चुटकी में सॉल्व करोगे। लेकिन यदि मेंस का क्वेश्चन घुमा फिरा के बनता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको कुछ समय पहले एक ड्राफ्ट आया था, वो था ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। पहले हमको इसको समझना होगा। जब हम ड्राफ्ट 2019 को समझेंगे तो उसी की कुछ बातों को, मैक्सिमम बातों को, कुछ बातों को नहीं, मैक्सिमम बातों को रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ड्राफ्ट 2019 को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, जिससे कि आपकी कोई भी डाउट आने वाले समय में न रहें। ये आपके लिए तैयार करना इसीलिए भी ज़रूरी है कि दोस्तों ये हमारे एजुकेशन पार्ट का सबसे अहम हिस्सा है, अहम भाग है। दूसरी बात, ये हमारे यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम का एक सिलेबस का पार्ट भी है। तो यदि हम आपसे बात करें दोस्तों आज़ादी से पहले की, मैं नॉर्मल चर्चा करता हूँ पहले आज़ादी से पहले की। तो दोस्तों सबको पता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ हमको एक चीज़ समझ में आती है कि आज़ादी से पहले जो भारत का शैक्षणिक विकास था वो बहुत जीरो लेवल पर था। हर कोई शिक्षा को धारण नहीं कर पाता था। उसके पीछे का कारण हमारे यहाँ आई हुई शासनिक जो शक्तियाँ थीं उनकी शोषणकारी नीतियों का ही एक परिणाम था कि भारत के लोग का जो प्रतिशत था एजुकेशन में वो काफ़ी कम था। सामान्यतः इतिहास से हमें ये जानकारी मिलती है, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा को एफोर्डेबल कर पाने में सक्षम थे, केवल वही विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, या उन व्यक्तियों को, या उनमें से कुछ व्यक्तियों को किसी शासक का या किसी राजा महाराजा का सपोर्ट मिलता था, तब वो व्यक्ति बाहर से शिक्षा को ग्रहण कर पाता था। सामान्यतः जो स्थानीय व्यक्ति थे, नॉर्मल लोग थे, वो शिक्षा से काफ़ी दूर थे, क्योंकि भारत में आज़ादी से जस्ट पहले की मैं बात करूं तो अंग्रेजी शासन था भारत के मैक्सिमम पार्ट पर। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में हर कोई व्यक्ति शैक्षणिक बने,
क्योंकि अंग्रेजों ने, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा लागू की थी वो शिक्षा ही कुछ ऐसी थी कि उनका खुद का लाभ हो। उसमें ऑल ओवर जो मेंटालिटी प्रस्तुत की थी वो अंग्रेजी सोच की थी, वो औपनिवेशिक कॉलोनिज्म थिंकिंग पर आधारित थी। तो हम बोल सकते हैं आज़ादी से पहले भारत का शैक्षणिक स्तर कोई खास नहीं था। भारत शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ था क्योंकि भारत पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व था। भारत के लोग केवल एक मजदूर बना के रखे गए थे। कुछ एक राजा महाराजाओं के बच्चे थे, मैंने कहा था कि जो सक्षम थे वही शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे। लेकिन जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं बच्चों, जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा देश जो था वो 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इससे पहले कुछ आयोग बने भारत में शैक्षणिक स्थिति को, क्योंकि भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेता, क्रांतिकारी नेता, उग्रवादी या उदारवादी नेताओं के प्रयास से कुछ शैक्षणिक आयोग बने, लेकिन खासा उसका प्रभाव भारत की शिक्षा पर नहीं पड़ा था। जब हम आज़ाद हुए तो अगर हम आज़ादी से आज तक की बात करें, वर्तमान तक की बात करें, मैं अगस्त 2020 की बात कर रहा हूं, तो भारत का जो शैक्षणिक ग्राफ है, मान के चलिए ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, तो ये मैं 1950 बना रहा हूं संविधान लागू होने के बाद, और ये मैं मान के चलिए 1960 बना रहा हूं, यहाँ मैं 1970 लिख रहा हूं, यहाँ मैं 1980 लिख रहा हूं, यहाँ 1990, वर्ष 2000, 2010 और बच्चे 2020। ये शैक्षणिक स्तर है। तो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि भारत का जो प्रोग्रेस हुआ है एजुकेशन में वो भारत की सरकार के द्वारा या भारत में उपस्थित सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से जो शिक्षा में प्रयास किए गए हैं उससे भारत का ग्रोथ बढ़ा तो है। जैसे मान के चलिए ये यहाँ है तो यहाँ आते हुए ये इतना हो गया, और यहाँ आते हुए ये ग्राफ और बढ़ा, और यहाँ आते हुए ये ग्राफ वर्ष 1980 में और बढ़ा, फिर और सरकार ने और कुछ प्राइवेट सेक्टरों ने, कुछ संस्थाओं ने प्रयास किया तो ग्राफ और बढ़ा, फिर जब यहाँ आते हैं तो ग्राफ और बढ़ा, और यहाँ आते हैं तो ग्राफ और बढ़ा, और यहाँ आते हैं तो ग्राफ और बढ़ा। मतलब प्रोग्रेसिव तो हुई है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव तो आज़ादी से आज तक हुई है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ तो भारत आज भी अपने एजुकेशन सेक्टर में पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि भारत में आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो भारत वही शिक्षा पद्धति को फॉलो कर रहा है जो शुरुआत से करता हुआ आया है, जिसका मार्केट में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, कोई भी रिक्वायर नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत की शिक्षा या हमारे देश की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसकी राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड हो। उस रिक्वायर के हिसाब से हम अपनी शिक्षा को अपने युवाओं के लिए दे पाएं। लेकिन भारत केवल अपनी ट्रेडिशनल पद्धति को ही मैक्सिमम फॉलो कर रहा है। वर्तमान में यदि बात करें तो कुछ चेंजिंग तो आया है, लेकिन चेंजिंग उस स्तर से नहीं आया है कि हमें वर्तमान में आधारित जो हमारी नीड है उसे हम पूरी कर पाएं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शैक्षणिक स्तर पर देखते हैं, उसकी कंपेयर करते हैं, तो भारत काफ़ी पीछे दिखाई देता है। तो उसके लिए आज़ादी से आज तक के निरंतर प्रयास हुए हैं, जिनको हम आपको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बात करूं तो मैंने ये लिखा था ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2019। बच्चों यह ध्यान देना होगा कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नहीं समझा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने लेक्चर में आपको ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें आपको, तो इसमें एक शब्द आया है, ये ड्राफ्ट क्या है, ये ड्राफ्ट क्या है। तो ड्राफ्ट से आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रिंटेड, एक प्रिंटेड दस्तावेज है, या बोल सकते हैं एक कच्चा दस्तावेज, कोई एक कच्चा दस्तावेज, मतलब एक या एक से ज्यादा पेपर पर लिखी हुई व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की कुछ बातें, यहाँ शिक्षा में बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित बात करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये लागू होंगी, ये जरूरी नहीं है कि ये मानी जाएंगी, लेकिन हमारे कुछ विशेषज्ञों ने, जैसे विशेषज्ञों की कुछ समिति भी बनाई जा सकती हैं, वो समिति कुछ विशेषज्ञ द्वारा हो सकती हैं, या वो समिति किसी मिनिस्ट्री के विशेषज्ञों द्वारा हो सकती हैं। उनसे ये बोला जाता है कि भाई, जैसे एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो उनसे ये बोला जाता है कि इस सेक्टर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे ये बोला जाता है कि भाई आप इस चित्र को किस तरीके से ऊपर लाया जाए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आप हमको एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कीजिए। जब ये दस्तावेज सरकार के पास जाता है, जब ये इन समिति के माध्यम से ये दस्तावेज पेश किसके पास किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जब ये सरकार के पास दस्तावेज जाता है दोस्तों, तो सरकार इसे आम राय के लिए भी भेजती है। उस समय लोगों की आम राय जानती है कि भाई लोगों की आम राय क्या है, इस पर डिस्कशन चलता है और डिबेट भी चलती है। इस पर कुछ डिस्कशन भी चलता है, हो सकता है डिस्कशन पार्लियामेंट में हो सकता है डिस्कशन अन्य कुछ विशेषज्ञों द्वारा हो कि भाई इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज हटनी चाहिए, इसकी क्या चीज हम अपनी नीति निर्माण में लागू करें, हम अपनी व्यवस्था में लागू करें, ये हमारे लिए सही रहेंगी, ठीक है ना। ये भी देखा जाता है कि ये रिसोर्स कहाँ से लिया गया है, वहाँ इसका लाभ क्या था, कुछ आउटपुट निकला था या नहीं निकला था। ये देखा जाता है कि ये इनपुट कहाँ से लिया गया है और इसका आउटपुट क्या रहा था, ये चीज भी देखी जाती है। दूसरी बात, इस पर डिबेट भी होती है, इस पर डिबेट भी की जाती है। जब ये डिस्कशन और डिबेट होती है और लगता है कि भाई ये चीज बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है, ठीक है ना, तो उसमें सरकार तय करती है, गवर्नमेंट ही तय करती है कि हमें क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ इस दस्तावेज से निकलनी है। तो जब हम बात करते हैं कि ये दस्तावेज जब सरकार एकदम से तैयार कर देती है, हर एक तरीके से डिबेट भी करा करके, हर तरीके से जब इसे तैयार कर देती है, तब इसे सरकार में उपस्थित प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति के आधार पर लागू किया जाता है। जो भी प्रोसेस होता है, किसी भी हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। जब इस दस्तावेज को हम पेश करते हैं तो उस समय उसी को आज बोला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दस्तावेज ड्राफ्ट एक कच्चा दस्तावेज होता है, ठीक है ना। वो प्रिंटेड भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं हम ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो इससे पहले की कुछ व्यवस्थाएं हम बताते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो भारत में आज़ादी के बाद की व्यवस्थाओं की बात करें हम आपसे, तो सर्वप्रथम एक आयोग बना था 1948। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1948 और 49 के लगभग में एक आयोग बना था जिसका नाम था राधा कृष्ण आयोग, जिसका नाम था जो राधा कृष्ण आयोग। तो राधा कृष्ण कमीशन बना था जिसने शिक्षा के सुधार से संबंधित कुछ प्रोविजंस दिए थे और बताया था कि शिक्षा को किस किस तरीके से भारत में बढ़ाया जाए। उसके बाद 1953-54 में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। 1953-54 में अगर हम बात करें तो एक माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। क्या बना दोस्तों? शिक्षा आयोग बना।
तो और इसी को हम मोदालियर आयोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मोदालियर शिक्षा आयोग। इसने शिक्षा को मजबूत करने के लिए काफी कुछ सुझाव दिए। इसके बाद ही 1961 में, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1961 में एनसीईआरटी, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, तो पूछ लेंगे एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद यदि हम बच्चों बात करें तो 1964 और से 66 के बीच एक आयोग बना था। 1964 से 66 के बीच एक आयोग बना था जिसका नाम था कोठारी आयोग, जिसका नाम था कोठारी आयोग। इसी आयोग के कुछ सिफारिश पर, इसी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1968 में भारत की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम नेप भी कह सकते हैं, एनईपी, भारत की सबसे पहली नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो वर्ष 1968 में। आपसे पूछ लेगा किस आयोग की सिफारिश पर बनी थी, तो ये बनी थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर। तो इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके उचित विकास के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था समेकित बाल विकास सेवा योजना। इसमें समेकित बाल विकास सेवा योजना ये चलाई गई थी। ये क्या था कि 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनके बाल विकास के लिए, उनका उचित विकास हो शैक्षणिक व्यवस्था के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें वर्ष 1976 की, तो वर्ष 1976 से पहले जो शिक्षा था वो राज्य का विषय था। हमारे संविधान में वर्ष 1976 से पहले जो शिक्षा था वो राज्य का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, तब उसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में शिक्षा को स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट में डाल दिया। मतलब समवर्ती राज्य सूची से हटा करके और इसे डाल दिया समवर्ती सूची में। ये भारतीय संविधान के प्रावधान की बात है। सूची की यदि मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूची दी गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ से संबंधित, केंद्र से संबंधित सभी सेक्टर होते हैं। राज्य सूची में राज्य से संबंधित नियम होते हैं और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र के कोऑर्डिनेशन समन्वय वाले नियम होते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं। लेकिन यदि इसका एक खासियत होता है कि यदि केंद्र कोई भी कानून इस पर बनाता है तब राज्य की उसमें ज्यादा नहीं चलती है, केंद्र का कानून ही सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है ना। तो अब 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। यही अगर आपसे पूछता है संवैधानिक प्रावधान की, तो आर्टिकल 45 हमें यह बताता है, संविधान की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 45 हमें यह बताता है, आर्टिकल 45 हमें यह बताता है कि राज्य की जिम्मेदारी है भाई, राज्य मतलब भारत सरकार, राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो भाई अपने यहाँ बच्चों को क्या करे, फ्री शिक्षा दे, अपने यहाँ बच्चों को शिक्षा दे। उसकी जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ पर प्रत्येक बच्चा क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो बच्चों की व्यवस्था करेगा। ठीक है। तो उसके बाद यदि हम बात करें तो 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें शिक्षा
मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इससे पहले मौलिक अधिकार नहीं था, पढ़ना हमारा मूल अधिकार नहीं था। तो ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद में दोस्तों 1993-94 में जिला प्रशासन शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। अगर हम बात करते हैं 1993-94 में 1993-94 में तो यहाँ जिला शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान थे। इसके बाद में वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। वर्ष 2002 में आर्टिकल 20A में इसे जोड़ा गया। उसके बाद वर्ष 2009 में शिक्षा पर एक कानून बना, RTE, शिक्षा को राइट टू एजुकेशन में जोड़ा गया। तो वर्ष 2009 में RTE एक्ट बना, जिसमें प्रावधान किया गया कि 6 to 14 से वर्ष के बच्चे को राज्य फ्री शिक्षा देगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। हम थे दोस्तों 1968 के पहली शिक्षा नीति पर, जिसमें हमने बताया क्या क्या था। उसके बाद जब हम 1986 पर आते हैं तो हमारी सेकंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो वर्ष 1986 में बनी, वर्ष 1986 में। जिसमें देखा कि कुछ गड़बड़ी है, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट ऐसी थी जो विवाद से संबंधित थे, उनको वर्ष 1992 में मॉडिफाई किया गया, मतलब उनमें थोड़ा सा बदलाव, पूरी समिति चेंज नहीं की गई। 1992 में जो कुछ एक विवाद का विषय थी इसमें, उनको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो ये नहीं कहोगे ये पॉलिसी 2 थी और ये पॉलिसी 3 थी, ऐसा नहीं था। इसका हल्का सा संशोधित रूप था वर्ष 1992 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी मानी जाती है। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन प्रोवाइड करे, इसीलिए ये सब बातें भारत सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में पेश की गई, किसी न किसी रूप में प्रयास किए गए। जिसके साथ साथ जब हमने देखा कि भाई 1986 और आज है 1986 जो हमारी लास्ट नेप आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आज है वर्ष 2020, 34 ईयर कंप्लीट हो गए, 34 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन भारत की शिक्षा पद्धति में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। जब भारत की शिक्षा पद्धति में 30-35 साल से कोई भी बदलाव नहीं था, लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट अपना नया रूप धारण किए हुए थी। मार्केट देखते हैं तो भारत की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल इतर थी, बिल्कुल अलग थी। तब तो आवश्यक है कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि 34 साल में अगर हम बच्चों बात करें तो आईटी सेक्टर काफी बूम कर गया। आईटी जो सेक्टर था वो काफी बूम कर गया, जबकि हमारी नेप 1986 में आईटीसी सेक्टर से संबंधित कुछ प्रावधान खासे नहीं थे। यदि हम रिसर्च सेक्टर की बात करते हैं तो रिसर्च सेक्टर भी काफी ऊपर आ गया। तो जरूरी है हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च से संबंधित कुछ एक बात की जाए। जब हम डिमांड ऑफ जॉब की बात करते हैं, डिमांड ऑफ जॉब, तो ये भी अपने चरम पर अलग अलग तरीके से होने लगी। भाई 1986 पर आधारित जो शिक्षा पद्धति थी
उसमें डिमांड और जॉब जो थी वो अलग शिक्षा पर आधारित थी। जब आज आईटी सेक्टर बूम किया, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर आज मूव किया, तब तो जॉब भी उसी पर आधारित होंगी ना। 1986 आज से 30 साल पहले की शिक्षा पर आधारित तो जॉब नहीं निकलेंगी। तब तो हमारे लिए जरूरी था ना कि क्यों ना हम वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ मार्केट आधारित प्रोविजंस को क्लियर करें। दूसरी अगर हम बात करें तो एजुकेशन अनस्टेबिलिटी, एजुकेशन अनस्टेबिलिटी हर एक स्तर पर देखने को मिल रही थी। उसके साथ साथ मार्केटिंग एजुकेशन में बदलाव, इसमें चेंज देखने को मिल रहा। जब हम इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, इन सब को महत्व देने के लिए बात करते हैं, तो पिछले सालों में हमें यह दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं हमें नीड है अपनी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हैं उसमें बदलाव करने की। तब तो आवश्यकता है कि भारत में जरूर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम भारत की एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो भारत ने वर्ष 2016 में वर्ष 2016 में TSR सुब्रमण्यम ये फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने की बात कही और इनसे बोला कि आप भाई एजुकेशन पर आधारित एक दस्तावेज तैयार करिए, जिन्होंने मई 2016 में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। इसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 का ड्राफ्ट बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। ये भारत के मिनिस्ट्री द्वारा तैयार की गई थी। सब मिनिस्ट्री, कुछ मंत्रालयों को मिलाकर के तैयार की गई थी। इन्हीं सब को फोकस देते हुए ये लागू नहीं हुई, इन सब को फोकस देते हुए एक कमेटी का गठन किया गया वर्ष 2019 में। एक कमेटी का गठन किया गया वर्ष 2019 में। एक कमेटी स्टेबलाइज की वर्ष 2019 में, जिसने 2016 से कुछ इनपुट अपने अंदर शामिल किए। जो TSR सुब्रमण्यम और जो मंत्रालय से संबंधित जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था, उससे कुछ इनपुट भी लिए वर्ष 2019 की ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और ये जो कमेटी गठित की गई थी वो इसरो के फॉर्मर चीफ थे, इसरो के पूर्व सचिव, फॉर्मर सेक्रेटरी, जिनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये इसरो के प्रमुख थे, जिन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट सरकार को दिया वर्ष 2019 में ही। ड्राफ्ट लगभग मई जून महीने में वो ड्राफ्ट किसे दिया? भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस रिकमेंडेशन को मानती है
और किस रिकमेंडेशन को नहीं मानती। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो के कस्तूरी रंगन द्वारा प्रस्तुत की गई थी भारत सरकार के लिए, इसमें प्रावधान क्या थे? जब हम इसके प्रोविजंस की बात करते हैं कि क्या प्रावधान थे, तो इसमें युवाओं के लिए युवाओं की वर्तमान और भविष्य, वर्तमान को देखा कि युवाओं का वर्तमान और भविष्य, आज की और आने वाले समय, वर्तमान और भविष्य की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरे करने का पूरा प्रयास किया गया कि नीड कंप्लीट हो, नीड कंप्लीट पर फोकस किया गया कि जो हमारा युवा है उसकी आज की क्या जरूरत है और उनको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। वो नीड क्या थी? उसमें क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई थी कि भाई क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए युवा को, जिससे कि वो अपने शैक्षणिक विकास के माध्यम से देश का विकास कर पाए। इनोवेशन पर फोकस किया गया, नवोन्मेष पर फोकस किया गया कि नया वो कुछ क्या कर सकता है। रिसर्च पर फोकस किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या कर सकता है। और यह फोकस किया गया कि हर स्तर पर तकनीकी का यूज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज आज को देखते हुए होना चाहिए। और ये सभी को मिलनी चाहिए। ये जो नीड है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल युवा को नहीं मिलना चाहिए, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये किसको मिलनी चाहिए? ये सभी चीजें सभी को मिलें, ये सभी चीजें सभी को मिलनी चाहिए। हर एक का क्वालिटी एजुकेशन पर, इनोवेशन पर, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर अधिकार है। इसमें जो एम रखा गया था वो एम था कि जो स्किल है वो मार्केट आधारित होना चाहिए। जो स्किल है, जो एम था इसका, उसमें ये रखा गया था जो नीड स्किल है वो मार्केट बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे अंदर जो स्किल है उसकी आज मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं। मैं मार्केट में जाता हूँ, बोल देते हैं भाई ऐसा नहीं है, ये क्या करेंगे, आपको रख करके हम क्या करेंगे। तो जिस स्किल की मार्केट में, जिस कौशल की मार्केट में आवश्यकता है, वैसा ही नीड स्किल मिलना चाहिए, मार्केट बेस्ड स्किल होना चाहिए। और जो नॉलेज है, ज्ञान, वो ज्ञान भी आज की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए ताकि इंडिया न्यू नॉलेज पावर बन सके। जब ये सब होगा तब इंडिया क्या बनेगा, न्यू नॉलेज सुपर पावर। तो मेरा कहने का मतलब कि जब इंडिया न्यू नॉलेज सुपर पावर बनेगा, क्योंकि इसमें जो फोकस रखा गया था उस फोकस के साथ साथ इस ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य था वो ये भी था कि वर्ष 2030 तक, जब मैं इसके ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो वर्ष 2030 तक हर बच्चे को या हर बच्चे के लिए एजुकेशन इंश्योर की जाए। एजुकेशन इंश्योर की जाए। जब हर बच्चा एजुकेशन में शामिल होगा तो निश्चित ही भारत की जो एजुकेशन है वो काफ़ी आगे की ओर जाएगी। जब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की बात करता हूँ तो इसकी कोशिश क्या थी, एफर्ट क्या था कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसका एफर्ट क्या होना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं
तो इसका जो ड्राफ्ट था उसकी कोशिश थी, इसकी जब मैं एफर्ट की बात करता हूं कि इसने कोशिश क्या की, तो इसकी कोशिश थी कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में या एकेडमिक में या इंडस्ट्री में या स्किल में जो हमारी मैन पावर की जो शॉर्टेज है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, भाई साइंस में भी शॉर्टेज रहती है, टेक्नोलॉजी में भी शॉर्टेज रहती है, और हम बात करें एकेडमिक स्तर पे तो एकेडमिक स्तर पे भी क्या रहती है, एकेडमिक स्तर पे भी शॉर्टेज रहती है, इंडस्ट्री स्तर पे भी क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है, और स्किल में भी भारत क्या है, काफी शॉर्टेज है। तो इनमें जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को खत्म किया जाए, उस शॉर्टेज को जब आप खत्म करोगे, इस शॉर्टेज को जब आप खत्म करोगे तब भारत में मैन पावर, या इसी मैन पावर को एक सरल भाषा में देखें तो ह्यूमन कैपिटल, या इसी को हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। कि एक आम मानव था, जब उसे साइंस अच्छी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी में वो दक्ष हो जाएगा, एकेडमिक स्तर पर स्ट्रांग होगा, इंडस्ट्री में उसकी वैल्यू होगी, स्किल उसके पास आज की आवश्यकता के अनुसार होगा, तब वो मानव एक सामान्य मानव नहीं रहेगा, वो एक मानव संसाधन के रूप में काम करेगा। जब मैं अच्छी एजुकेशन लूंगा तो टीचर बनूंगा, तब मैं एक मानव नहीं रहा ना, मैं मैन पावर हो गया इस देश के लिए, मैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए अब बच्चों को क्या दूंगा, अब मैं बच्चों को शिक्षा दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब इसकी कोशिश थी कि भाई साइंस, टेक्नोलॉजी और एकेडमिक, इंडस्ट्री और स्किल स्तर पर हम अपनी जो मैन पावर शॉर्टेज है उसे क्या करें, उसे खत्म करें। तब तो भारत एक ह्यूमन कैपिटल वाला स्टेट बन जाएगा, और जब भारत ह्यूमन कैपिटल वाला स्टेट बनेगा तो भारत का एक्सपोर्ट निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि उसका उत्पादन खुद बढ़ जाएगा। हर एक ह्यूमन रिसोर्स होगा तो किसी न किसी मार्केट में किसी न किसी एक्टिविटीज को अंजाम देगा। जब हम इसके पिलर की बात करते हैं, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के पिलर की बात करते हैं, मतलब इसके फंडामेंटल पिलर क्या थे। तब हम देखते हैं कि इसमें फोकस ये किया गया था कि भाई एसएस होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि पहले सभी सुविधाएं होनी चाहिए, तब तो कुछ कर पाओगे ना। इक्विटी होनी चाहिए, जब इक्विटी होगी इसका मतलब क्या है, इम्पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी ना हो, इक्विटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी पर फोकस किया गया था। एजुकेशन, मेरा कहने का मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए। एफोर्डेबिलिटी से मतलब है एफोर्डेबिलिटी, वहनीय योग्य। जैसे आज हम देख रहे हैं शिक्षा क्या हो गई है, कॉमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है, शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है कि पैसे वाला व्यक्ति ही अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा करवा पाता है। तब इसे क्या बनाया जाए, सरल एवं सभी के लिए सरल एवं सुलभ किया जाए। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल फ्री कर दो, लेकिन ऐसे करिए कि मैक्सिमम लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा इसमें जो पिलर था वो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। जब कोई संस्था एजुकेशन सेक्टर में कुछ गलत करती है तो अभी क्या होता है, अगर भारत की एजुकेशन
खराब चल रही है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसी की नहीं होती थी, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता था। तब ड्राफ्ट 2019 में ये भी कहा गया था कि भाई अकाउंटेबिलिटी का भी विशेष फोकस होना चाहिए भारत की एजुकेशन में। जब कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके प्रति कानून कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में अन्य कोई संस्था या ऑफिसर्स या मिनिस्टर उस चीज़ से अवेयरनेस हो, उसे वार्निंग किया जा सके। तब पॉलिसी 2019 में अकाउंटेबिलिटी पर भी फोकस किया गया कि यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसी न किसी की सुनिश्चित होनी ही चाहिए। जब हम इसके प्रावधान की बात करते हैं कि हमने इसमें प्रावधान क्या किए, तो हमने सबसे पहले जो प्रावधान किया कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन सेक्टर था वो एमएचआरडी के अंतर्गत आता था, और एमएचआरडी ही क्या करती थी, इसकी मॉनिटरिंग करती थी, इवैल्यूएशन करती थी और डायरेक्टेड भी वही करती थी। मेरा कहने का मतलब निगरानी, संचालन और मूल्यांकन, तीनों चीज एक ही संस्था कर रही है। अभी क्या बोला है कि इन सब के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र निकाय बनाए जाएंगे, एपेक्स बॉडी, इंडिपेंडेंट एपेक्स बॉडी बनाई जाएंगे। इंडिपेंडेंट एपेक्स बॉडी, इंडिपेंडेंट एपेक्स मतलब एपेक्स बॉडी बनाई जाएंगी। दूसरी बात, जो एचआरडी मंत्रालय था, इस एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया जाएगा। तो इसके प्रोविजंस की जब हम बात करते हैं, प्रावधान की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट चेंज यही था कि एचआरडी मंत्रालय को चेंज किया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंज किया से मतलब नहीं, इसने अपने ड्राफ्ट में लिखा था, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने अपने ड्राफ्ट में लिखा था कि भाई हम एचआरडी का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदलाव करेंगे, कि पहले भारत सरकार को ये करना चाहिए। दूसरी बात, जो करिकुलम था या पेडागोजिकल और पेडागोजिकल, इसमें रिफॉर्म किया जाए। ये पाठ्यक्रम होता है और ये रिलेटिव टू टीचिंग जो शिक्षकों को तैयार करने का एक तरीका होता है पेडागोजिकल इसमें, और करिकुलम में पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम में बदलाव हो। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम है, अर्ली चाइल्डहुड, ऐसे करो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या इसे बोल सकते हैं ECCE। ये क्या था कि फर्स्ट क्लास में जब बच्चा आता उससे पहले की जो शिक्षा होती है, जैसे नर्सरी है, LKG है, जो प्री शिक्षा होती है, पहले प्री शिक्षा को स्कूलिंग शिक्षा नहीं माना जाता था। तो कोई करवाता था जो एफोर्डेबल होता था, दक्ष होता था, वो अपने बच्चों को करवा देता था, क्योंकि प्री शिक्षा काफ़ी महंगी है भारत में, और अन्य नहीं करवाते थे, वो डायरेक्ट अपने बच्चे को एक में भेजते थे। तो इसे किसका पार्ट मानने की बात की गई है कि भाई इसे स्कूलिंग शिक्षा के अंतर्गत लाना चाहिए। तो आपसे अगर पूछता है कि ECCE क्या है, तो आप बताओगे कक्षा 1 से पहले की जो शिक्षा। अभी स्कूलों को अभी इसे स्कूली शिक्षा में नहीं मानते, लेकिन नेप में के ड्राफ्ट में ये बोला गया था कि इसे स्कूली शिक्षा के रूप में मानिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इस पर बात की गई थी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन, ये बात बोली गई थी कि भाई
इस शिक्षा को भी क्या लाइए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसे प्ले ग्रुप में बोलते हैं, ये प्ले में आ गया, ये नर्सरी में आ गया, ये भी एक स्कूल का भाग होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो शिक्षा पहले 6 से स्टार्ट होती थी, पहले स्कूलिंग शिक्षा क्या होती थी 6 to 14 ईयर, ये जिम्मेदारी राज्य की होती थी। अब उस 6 to 14 ईयर को यहाँ +3 और कर दिया है कि 3 साल से लेकर के, और यहाँ +4 बढ़ा दिया गया है 18 साल तक। ये स्कूली शिक्षा के, स्कूलिंग शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को 3 से लेकर के 18 साल तक शिक्षा क्या कराए, मुहैया कराए। ये आर्टिकल 45 में राज्य की जिम्मेदारी के रूप में ये रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शिक्षा में बच्चों के सोचने समझने की जो क्षमता है, उसी के आधार पर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर तैयार होनी चाहिए। तो जहां मैं पेडागोजिकल की बात कर रहा हूं, तो पेडागोजिकल का मतलब है टीचिंग एजुकेशन। टीचर को ऐसे तैयार करना चाहिए कि वो बच्चे के समझने की शिक्षा पर आधारित हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो नेप में ये बोला गया था, यह बोला गया है कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो 5, 3, 3+4 पर आधारित होना चाहिए। पहले यही सिस्टम जो था वो 10+2 था। मेरा कहने का मतलब हाई स्कूल तक 10 साल और फिर 12वीं क्लास करने के लिए 2 साल और। अभी क्या कर दिया है, इसी को 5+3+3। मेरा कहने का मतलब अब ये +3 यहाँ ऐड कर दिए हैं, और समझ में आ रही नहीं आ रही, +3 यहाँ और ऐड कर दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब अब रख दिया गया है 5+3+3+4, जिसे हम बताएंगे। तो इसमें 4 स्टेज, इसे 4 स्टेज में तोड़ दिया गया है। इसी को मैं आपको भी समझाता हूँ। तो ये जो स्टेज तोड़ी गई हैं वो 4 भाग में तोड़ी गई हैं। तो नेप की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नेप की स्ट्रक्चर क्या है, तो ये 4 रूप में तोड़ दी। पहली की अगर बात करें तो फंडामेंटल स्टेज, यदि हम पहली की बात करते हैं तो पहली होगी फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। सेकंड की बात करें तो प्री पार्टरी स्टेज, प्री पार्टरी स्टेज या पैराटरी स्टेज, ये सेकंड होगी। थर्ड की अगर बात करें तो मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं ये सेकेंडरी स्टेज होगी, ये सेकेंडरी स्टेज। ये 4 भाग में नेप ने एजुकेशन स्ट्रक्चर को तैयार किया है। मैं अगर प्री स्टेज की बात करता हूं तो इसमें 3 साल से लेकर 8 साल तक, तो प्री प्राइमरी और नर्सरी 3 से लेकर के 8 साल तक, इसमें अगर हम बात करें तो 3 to 8 ईयर तक शिक्षा का प्रावधान, 3 साल से लेकर के 8 साल तक का। तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा कि प्री वाली चीज़ पढ़ाई जाएगी, प्राइमरी वाली चीज़ पढ़ाई जाएगी और नर्सरी वाली चीज़ पढ़ाई जाएगी, और इसके बाद ही फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ाई जाएगी, प्री प्राइमरी। और इसमें जो आगे जो होंगी वो फर्स्ट और फिर सेकंड, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और ये भी इसमें शामिल कर लिया गया, जो इस पर डिबेट चल रहा था तो भाई स्कूलिंग शिक्षा में इस चीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए कि बच्चा प्री प्राइमरी और नर्सरी में भी स्कूलिंग शिक्षा के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ अगर हम प्री पैराटरी की बात करें तो इसमें 8 से 11 साल तक का बच्चा लिया गया था। 8 से 11 साल तक के बच्चे की बात की जा रही है। तो इसमें बच्चा कौन कौन सी क्लास करेगा, तो तीसरी क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक, 3 to 5, क्योंकि 2 तक तो यहाँ हो गई क्लास तक, यहाँ इस स्टेज में शिक्षा अर्जित की जाएगी। उसके बाद मिडिल स्टेज की बात करें तो ये 11 से लेकर के 14 साल तक होगी।
11 to 14 ईयर, 3 साल का फेज होगा। इसमें बच्चा जो शिक्षा अर्जित करेगा वो 6, 7, 8, 6 to 8 क्लास तक की शिक्षा को अर्जित करेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंडरी में जो बच्चा अर्जित करेगा वो 14 से 18 साल की होगी, 14 से लेकर के 18 ईयर तक होगी, और जिसमें बच्चा जो शिक्षा हासिल करेगा वो 9 से लेकर के 12 क्लास तक की शिक्षा अर्जित की जाएगी। तो नेप ने जो एजुकेशन को स्ट्रक्चर में किया था तैयार, वो 4 थी, फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी। इसमें 3 से 8 साल तक का बच्चा पढ़ेगा, इसमें प्री पढ़ेगा, प्राइमरी पढ़ेगा, नर्सरी पढ़ेगा, फर्स्ट पढ़ेगा और सेकंड पढ़ेगा। इस स्टेज में आकर के बच्चा 8 से 14 साल में 11 साल में पहुंचेगा, जिसमें 3 से लेकर 5 तक की कक्षाओं को पूरा करेगा। इसमें मिडिल स्टेज में पहुंचेगा, इसमें 11 से लेकर के 14 साल तक का बच्चा होगा, जो 6 से लेकर के 8 साल तक की कक्षाओं को पूरा करेगा, 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को पूरा करेगा। सेकेंडरी में 9 to 12, 14 to 18 ईयर का बच्चा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे 4 भाग में, ये 5 साल, देखो इसी को मैंने बोला है 5 साल प्लस 3, 5 + 3 और देखो +3 और +4। पहले ये केवल 10 + 2 था, पहले क्या था ये 10 + 2, 1 से लेकर के 10 तक 10 साल में पूरा करेगा और 2 साल में इंटर को, ये पहले प्रावधान था। यहीं पे अगर हम बात करें, ये भी बोला गया है कि जो बच्चे का जो बचता होता है या बच्चे के जो कंटेंट जो होते हैं उसका भार बच्चा पर ज़्यादा ना हो, केवल मतलब कि कोर चीज़ें ही बच्चे को पढ़ाई जाएं, जो नीड है एक्स्ट्रा करिकुलम उस पर लागू ना किया जाए, उसका पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब रिड्यूस कंटेंट लोड इन स्कूल एजुकेशन करिकुलम, बच्चों पर जो कंटेंट का भार है वो ज़्यादा ना पड़े, इस चीज़ को भी फोकस किया गया था कि भाई कंटेंट का भार, कंटेंट वेट, उसे बच्चे पर क्या किया जाए, कम किया जाए, मतलब पाठ्यक्रम को, करिकुलम को कम किया जाए। मेरा कहने का मतलब एक फोकस इसमें यह भी किया गया था कि जो करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम दोनों में अंतर समझना होगा। करिकुलम मतलब ये केवल एजुकेशन में शामिल करते थे, पढ़ाई से रिलेटिव, और ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती थी जैसे स्पोर्ट, म्यूजिक, समझ में आ रही है ना आपको बातें, तो या अदर्स, ठीक है। तो आर्ट भी ले सकते हो इसमें, आर्ट इस तरह की। तो ये बोला गया था कि भाई ये एक्स्ट्रा करिकुलम जो है इसको भी किस में शामिल किया जाए, इसको भी एक शिक्षा के रूप में देखा जाए, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि भारत में जो एक्टिविस्ट हैं वो काफ़ी कम निकलते हैं अकॉर्डिंग टू या कंपेयर टू अदर्स डेवलप्ड कंट्री। तो मेरा कहने का मतलब भारत में इसे एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में देखा जाता है कि भाई ये तो खिलाड़ी है, पहले पढ़ाई करके जाएगा तब उस वहाँ पहुँचेगा, इसे उसकी शिक्षा में शामिल नहीं किया जाता था। परंतु पॉलिसी 2019 में इसे शामिल करने की बात की गई कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलम को किसके अंतर्गत लाइए, करिकुलम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेकर आइए आप। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बच्चों को सभी सब्जेक्ट सीखने दो, उसे मौका दो कि बच्चा, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा हर एक सब्जेक्ट सीखने के लिए तैयार रहेगा ऑल ओवर टाइम, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, चाहे वो म्यूजिक से, चाहे वो डांस से, चाहे वो योगा से, चाहे वो आर्ट से, चाहे वो क्राफ्ट से, या वो कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड क्यों ना हो। तीसरा अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो था, राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें यह प्रावधान था कि 6 to 14 ईयर फ्री टू कंपलसरी एजुकेशन, इसका प्रावधान था प्रोविजन 6 to 14 ईयर, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए फ्री टू कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन केवल 6 to 14 ईयर वालों के लिए। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया है, इसके दायरे को बढ़ाकर अब क्या कर दिया, 3 to 18 ईयर्स के लिए
फ्री टू कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग एजुकेशन पर भी फोकस किया गया था, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है, और बच्चे के भविष्य का निर्माण ही किसी देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। कि बच्चा जिस लेवल का होगा उस देश का निर्माण भी उसी लेवल का होगा। तो टीचिंग जो एजुकेशन है उस पर भी फोकस किया गया था। उसको मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि इसमें मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बड़ा बदलाव करने की टीचिंग एजुकेशन में आवश्यकता है। बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। अभी ये माना जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे ही डिग्री पकड़ा देता है बीएड की, और कोई भी उसकी शिक्षा नहीं होती है, घर बैठे बैठे बीएड की डिग्री हासिल कर लेते हैं। कोई भी टीचर ट्रेनिंग ना तो ट्रेंड होते, ना ही एजुकेशन लिए होते, तो डिग्री घर बैठे आ जाती है। तब क्या वो टीचर बच्चे के भविष्य का निर्माण करेगा? तो ये बोला गया है कि भाई जो इसके लिए जो बीएड प्रोग्राम है उसे 4 साल का करिए। बीएड प्रोग्राम को 4 ईयर का करिए। इसमें भी कई सारे प्रावधान किए थे बीएड प्रोग्राम में, और ये बोला गया था कि मान के चलिए जो ग्रेजुएशन करना चाहता है और उसे एजुकेशन सेक्टर में पहुंचना है तो वो 4 साल की बीएड कर सकता है। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने डिप्लोमा वगैरह और ये अन्य चीजें की हैं, तो मान के चलिए बीटेक किया है किसी ने और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसको 1 साल के लिए हो जाएगा। तो भाई वो 1 साल बाद 1 साल की क्या करेगा? बीएड करेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया है वो व्यक्ति 2 साल की, उसके लिए 2 साल की बीएड करने का प्रावधान किया गया था। इसी ड्राफ्ट पॉलिसी के मैक्सिमम प्रावधान कहाँ ऐड किए जाएंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसलिए मैं इसे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दस्तावेज है आपके लिए। फिर हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की थी कि भाई हायर एजुकेशन पर फोकस किया जाए। तो हायर एजुकेशन में यदि हम बात करें तो हायर एजुकेशन प्रोवाइड की अगर मैं बात करूं तो इसे 3 स्टेज में बांटा गया था कि हायर एजुकेशन करने वाले जो संस्थान हैं वो 3 तरीके से, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको 3 रूप में तोड़कर देखा था। पहला टाइप फर्स्ट, सेकंड टाइप 2, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास, इनका फोकस रहेगा वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर। इनका जो फोकस रहेगा टाइप फर्स्ट वाले हायर एजुकेशन का, तो ये वर्ल्ड क्लास स्तर के रिसर्च पर फोकस करेंगे। तो वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस करेंगे, उसके साथ साथ हाई टीचिंग पर फोकस करेंगे, ये काम था टाइप फर्स्ट वालों का। उसी में मैं अगर टाइप सेकंड के फोकस की बात करूं तो ये हाई क्वालिटी टीचिंग पर फोकस करेंगे। ये हाई क्वालिटी टीचिंग पर फोकस करेंगे, इसके साथ साथ डिसिप्लिन पर फोकस करेंगे, पर फोकस करेंगे कि भाई डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन पर फोकस करेंगे। उसके साथ साथ वो सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च है उस पर भी इनका क्या होगा? फोकस होगा। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च, ठीक है। अगर साथ में अगर कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ती है रिसर्च में तब ये रिसर्च पे भी फोकस करेंगे। यदि मैं टाइप थर्ड की बात करूं तो ये टाइप थर्ड जो फोकस करेंगे वो अंडर ग्रेजुएशन पर, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पर फोकस करेंगे और हाई क्वालिटी की टीचिंग पर फोकस करेंगे। और हाई क्वालिटी की टीचिंग पर भी ये क्या करेंगे? फोकस करेंगे। कौन? हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले कुछ संस्थान। इन सब का जो क्रियान्वयन किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाएगा, उसके लिए 2 मिशन चलाए जाएंगे। उसके लिए
2 मिशन चलाए जाएंगे। एक तो मिशन नालंदा, इन सब के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के जो हायर एजुकेशन होंगे उनका क्रियान्वयन 2 मिशन द्वारा पूरा होगा। एक तो मिशन नालंदा और एक मिशन तक्षशिला। जब हम हिस्ट्री अपनी पढ़कर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला में विदेश से छात्र एजुकेशन लेने के लिए आते थे, लेकिन आज क्या हो गया कि भारत के छात्र विदेश में एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो इसके तहत ये भी किया जाएगा कि बाहर के इंस्टीट्यूट को भारत में आने का मौका दिया जाएगा कि हमारा बच्चा बाहर एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीए, बीएससी और बीकॉम, बीए, बीएससी और बीकॉम, बीए, बीएससी और बीकॉम, ये बोला गया है इसमें या तो ये 3 साल के होंगे और या ये 4 साल के, क्लियर नहीं किया गया लेकिन 3 या 4 साल में होंगे। और इसमें मल्टी एक्सिट और एंट्री, इसमें मल्टीपल एक्सिट प्लस एंट्री सिस्टम की भी बात की गई है। मेरा कहने का मतलब यदि आप पहली साल में पढ़ रहे हो, मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और आप किसी कारणवश वहां से चले गए तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तो सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। या आप सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, तो ये सिस्टम भी लागू किया जाएगा। ठीक है, इन सबको लागू करने के लिए मतलब कैसे लागू करें इन सबको, तो इसके लिए एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी। इन सबको लागू करने के लिए क्या बनाई जाएगी? एपेक्स, एक बड़ी बॉडी बनाई जाएगी, बड़ा निकाय बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेक। तो इसका जो यह क्या करेगा, ये सभी प्रोग्राम और कोर्स को होलिस्टिक रूप से लागू करेगा। जितने भी प्रोग्राम और कोर्स होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, उनको क्या करेगा? लागू करेगा। और केंद्र और राज्यों के बीच जो भी समन्वय का प्रयास होगा उसे पूरा करेगा। केंद्र और राज्यों के बीच एजुकेशन से लेकर समन्वय ऑलरेडी बैठाया जा सके। इसके साथ साथ रिसर्च से संबंधित अलग से फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा। रिसर्च से संबंधित अलग से क्या बनेगा? फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें बॉडी बनेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जिसमें जो बॉडी बनेगी, निकाय बनेगा इसे लागू करने के लिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। और इसकी कोशिश होगी कि भारत में स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को, भारत में स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को डेवलप किया जाए, भारत में स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को डेवलप किया जाए, कल्चर को डेवलप किया जाए, ये इसकी कोशिश होगी। शिक्षा से संबंधित 4 महत्वपूर्ण फंक्शन भी किए देख लेते हैं। चार महत्वपूर्ण फंक्शन क्या हैं पॉलिसी 2019 में? तो पहले तो जो फंक्शन की बात की गई थी वो स्टैंडर्ड सेटिंग की गई थी कि मानक को कैसे सेटिंग किया जाए, स्टैंडर्ड जो मानक होते हैं सेटिंग। दूसरी जो बात की गई थी वो इंस्टीट्यूट के फंडिंग के बारे में, इंस्टीट्यूट फंडिंग किस तरीके से की जाए और कौन करेगा, इंस्टीट्यूट जो संस्थान है उनको क्रियान्वयन के लिए फंडिंग कौन करेगा। तीसरी बात की गई थी एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन मतलब मान्यता,
मान्यता से संबंधित जो फंक्शन है उसे कौन देखेगा, कौन रेगुलेट करेगा, कौन उनका संचालन करेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन एवेल्युएट करेगा। नेक्स्ट, एजुकेशन कैसी प्रोवाइड कराई जाए, इसका रेगुलेटरी की बात की गई थी। तो इन सब के लिए अलग अलग निकाय बनाए जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई इनका मूल्यांकन, इनकी निगरानी, ठीक है ना, इनका मूल्यांकन, इनकी निगरानी और इनका संचालन अलग अलग स्वतंत्र निकाय करेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें, जैसे बीटेक है, प्रोफेशनल कोर्स हैं ये, जैसे बीटेक है, एमबीबीएस है, इनके लिए इंक्लूड प्रोफेशनल कोर्स, सबके लिए एक ही बॉडी होगी। तो अगर मैं हायर एजुकेशन में बात करूं, जैसे बीटेक और एमबीबीएस नीट के थ्रू इंक्लूडेड प्रोफेशनल कोर्स, तो मैं इनकी बात करूं तो इनके लिए, सबके लिए क्या होगी, एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी, NHERA ये देखेगी। और हम पर अगर अपने देश की बात करें कि भाई जो मान्यता से रिलेटेड जो सिस्टम है उसे कौन रेगुलेट करेगा, कि मान्यता कौन किस तरीके से मान्यता को पूरा किया जाए, उसका इकोसिस्टम कौन करेगा। तो जब हम बात करते हैं एक्रीडिटेशन की, मतलब मान्यता, तो इसका इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसे इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे देश में ऑलरेडी पहले से इसके इम्प्रूव के लिए हमारे देश में नाक चल रहा था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, मतलब इसे हम बोल सकते हैं NAAC ना, ये चल रहा था। तो इस काउंसिल में चेंज करने की बात की गई है, इसमें रिफॉर्म करने की, क्योंकि ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, तब इसमें बदलाव लाने की बात की जा रही है कि इसमें चेंजिंग होना चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए इसके स्टैंडर्ड को निर्धारण करने के लिए भी अलग से बॉडी बनेगी। प्रोफेशनल एजुकेशन को के स्टैंडर्ड निर्धारण के लिए एक बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। इसमें अगर हम यूजीसी की बात करते हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की। तो यूजीसी दो काम करती थी, एक तो रिकॉग्नाइजेशन और एक फेलोशिप प्रोवाइड कराती थी। इसका दो काम थे, एक तो रिकॉग्नाइजेशन और एक फेलोशिप प्रोवाइड कराती थी, ये काम थे। लेकिन इस पे आरोप लगते हैं, पहले से ही इस पे आरोप लगे आए हैं कि ये बॉडी इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर रही है, मतलब ये काम इफेक्टिव रूप से वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए इसे या तो खत्म कर दिया जाए या इसकी जगह एक नई बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। नई बॉडी का नाम दिया था हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। उनके इसकी जगह पे भाई जब ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है तो इसके लिए एक अलग से बॉडी बना दो जिसका नाम रखा था हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन।
ग्रांट कमीशन, इसकी आती है भाई, इसके लिए HEGC बनाइए। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें ये बोला गया था कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बराबर ट्रीट किया जाए, यानी एजुकेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये किया गया था कि जैसा ट्रीट हम गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ करते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ करते हैं, तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ सेम ट्रीट किया जाए। क्या किया जाए? सेम ट्रीट किया जाए, जिससे एजुकेशन क्या हो? नॉट फॉर, जिससे एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज में शामिल हो, एक्टिविटी में शामिल होनी चाहिए। तो जैसे हम अगर इंडिया को तो छोड़िए, आप जर्मनी की बात करिए या फ्रांस की बात करिए, स्पेशल मैं जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी में टोटली एजुकेशन, टोटली जो एजुकेशन है वो फ्री मुहैया कराई जाती है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो जबकि भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। भारत में केवल, मैंने आपको बता ही दिया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009, जिसमें केवल क्या बोला गया है? 6 to 14 ईयर के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मुहैया होनी चाहिए। जबकि भारत में क्या है कि प्राइवेट संस्थाओं ने, अगर आज हम देखते हैं तो शिक्षा को एक वाणिज्यिक रूप बना के रख दिया है कि सिर्फ प्राइवेट संस्था केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए शिक्षा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो ये बोला गया है कि हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दूसरे देश से हमारे देश में हायर एजुकेशन लेने के लिए आना चाहिए। तो इसमें हायर एजुकेशन को का इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात की गई है कि बाहर से बच्चे या बाहर के हायर संस्थाएं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये जैसे हम मान के चलिए, मैं अपनी खुद की बताता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं सोसाइटी पर रिसर्च करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी एक संस्था भारत में खोल दे तो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब मैं सोसाइटी पर रिसर्च अपने इंडिया में ही कर पाऊंगा। तो वो बात भी करने की बात की है, इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात की है। दूसरी बात, हमारा जो बच्चा बाहर जाता था, एक तो वो रुक गया जाने से, और उल्टा दूसरा विदेश का बच्चा खुद कहाँ पे आएगा? खुद भारत में एजुकेशन लेने के लिए आएगा। तो इस पर भी फोकस दिया गया था कि जो टॉप स्तर की विदेशी संस्थाएं हैं वो भारत में आ सकती हैं, भारत में उनका क्या है? स्वागत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें अगली, तो जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, तो क्वालिटी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन जैसे आपने सुना होगा इग्नू करवाती है कि दूर के बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, उन्हें कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। तो इसकी एक मान्यता बन चुकी है कि ये केवल क्या डिग्री देते हैं, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं करवाते, ये केवल क्या देते हैं? केवल डिग्री देते हैं। वास्तविकता में कुछ सीखने को, लर्निंग करने को इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। तब कोशिश की जा रही है कि इसे और ज़्यादा क्वालिटी वाला बनाया जाए, जिससे हमारी क्वालिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा मिल सके। सभी स्तर पर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए तकनीकी का भरपूर प्रयोग होना चाहिए, इस पर भी फोकस किया गया है कि सभी स्तर पर, ऑल ओवर लेवल पर मैक्सिमम टेक्नोलॉजी यूज हो, टेक्नोलॉजी का क्या हो? यूज हो मैक्सिमम, हर स्तर पर, छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक टेक्नोलॉजी का। और अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप की भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। जितने भी अंडर रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए शिक्षा में। जेंडर गैप पर फोकस दिया गया कि भाई भारत में कई जगह डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जेंडर गैप, कास्टिंग गैप, कई स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें कई कास्ट के बच्चे देखने को नहीं मिलते,
एक ही तरह की कास्ट के बच्चे ज़्यादा दिखाई देते हैं। रिलीजन गैप, ऐसे भी कई सारे स्कूल हैं। और रीजनल, क्षेत्रीय गैप, भाई एक क्षेत्र के बच्चे एक स्कूल में आ गए, तो ये जो गैप हैं, इन गैप को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इस तरह का एजुकेशन में नहीं मिलना चाहिए। तो एलिमिनेट प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर सिस्टम में लागू होना चाहिए कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर मैं भाषा संबंधित सभी मुद्दों की बात करूँ यहाँ, तो लैंग्वेज संबंधित, इसमें भाषा संबंधित, तो भाषा संबंधित मुद्दों में इंडियन लैंग्वेज की बात की गई है कि भाई इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी हैं। कुछ को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में इंडियन लैंग्वेज है, लगभग आज 22 भाषा हैं। लेकिन इनके साथ साथ और भी स्थानीय स्तर की भाषा हैं, तो उन्हें इंडियन लैंग्वेज को और क्लासिकल लैंग्वेज को और प्लस क्लासिकल शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज मतलब शास्त्रीय भाषा। अभी कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? 6 शास्त्रीय भाषा हैं। ध्यान रखना कौन कौन सी हैं 6 शास्त्रीय भाषाएं, तो आपको पता होनी चाहिए। मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उड़िया। ये 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। तो इनको बढ़ावा, इनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। और अलग से ये भी की जा रही है कि भाई अलग से एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित होनी चाहिए, अलग से एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित होनी चाहिए जो पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को भी प्रमोट करे। तो इस पे भी फोकस दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन लैंग्वेज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रांसलेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, IIT, तो ये अलग से बनाया जाएगा। ठीक है ना, इसे अलग से बनाने की बात की जा रही है। यही हम 1968 के त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करें, 1968 के त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करें, तो ये एक अच्छे क्रियान्वयन के लिए नहीं किया गया। मतलब इसका हम बात करें तो आज तक भी बहुत गुड यूज नहीं हुआ, गुड इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद होते रहते हैं। इसमें क्या था, इसमें ये सलाह दी गई थी कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के साथ साथ उनमें हिंदी और इंग्लिश तो लागू हो ही हो, हिंदी प्लस इंग्लिश लागू तो हो ही हो, उसके साथ साथ एक मॉडर्न इंडिया की तीसरी भाषा भी सिखाई जाए। मॉडर्न इंडिया की थर्ड लैंग्वेज भी सिखाई जानी चाहिए। जब ये बनी थी त्रिभाषा फॉर्मूला, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे, जैसे तेलंगाना था, तमिलनाडु था, ऐसे राज्यों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें ये बात की गई थी। अगर मैं साउथ स्टेट की बात करूं तो इनका विवाद था कि इसमें बात की गई थी कि इंग्लिश तो इनकी रहेगी, लेकिन उसके साथ हिंदी को इसमें कंपलसरी करने की बात की गई थी। इस बात को लेकर के इन्होंने काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया और बोला कि भाई हम पे ज़बरदस्ती हिंदी को क्या किया जा रहा है, कंपोज किया जा रहा है। तब इस ड्राफ्ट से उस समय इस ड्राफ्ट को रोक करके इस ड्राफ्ट से इस चीज़ को हटा दिया गया था और बोला गया था कि भाई वो राज्य पर निर्भर करता है। तो बच्चों, ये कुछ बातें थी
जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की थी। हमने इसमें बारीकी से आपको ये बताया कि ये होता क्या है। अब इससे आगे का जो टॉपिक होगा हमारा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा 2020, जो इस पर ही आधारित होगा। इसे पढ़ना बेहद जरूरी था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके साथ अगला टॉपिक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 होगा उसे हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कि हम 3 लेक्चर में एजुकेशन रिलेटेड जो भी मुद्दा था उसे कंप्लीट करें और कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और सिलेक्शन इंडिया पर हमारा प्रयास है कि हम इस पर एक नया इनोवेट आपके सामने प्रस्तुत करें जो कि अन्य कुछ संस्थाओं से कुछ हटकर हो। हमने इस पर एकेडमिक स्तर पर, चाहे वो 9वीं क्लास का हो, चाहे वो 10वीं क्लास का हो, चाहे वो 11वीं क्लास का हो या 12वीं, 9th, 10th, 11th और 12th, और जो एकेडमिक स्तर हैं उन एकेडमिक स्तर से संबंधित ऐसे बच्चे जो ग्रामीण स्तर के हैं, पहाड़ी इलाकों के बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि आज जो शिक्षा है वो कोचिंग आधारित, जिसका वाणिज्यीकरण ज़्यादा हो गया है। हमने उसे को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा जो हमने ग्रहण की है उसे ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्तर पर सपोर्टेड करने की बात की है। और हमारा प्रयास भी है कि हम ऐसे बच्चों को जो इकोनॉमिक या सामाजिक या अन्य जो ट्रैवलिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड समस्याओं की वजह से अच्छे शहर में नहीं आ पाते थे, तो उनको ये शिक्षा उनके घर पर ही पहुंचाई जाए। तो हमारे यहाँ कुछ अच्छे टीचर, मतलब टॉपर ही होंगे, वो ऐसे बच्चों के लिए निरंतर कोचिंग क्लास सिलेक्शन इंडिया पर दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि यदि आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप अपने आसपास वाले ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी समस्या की वजह से, किसी न किसी शोषणात्मक स्थिति की वजह से या अन्य किसी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, तो आप हमारे सिलेक्शन इंडिया चैनल को उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और उनसे कहिए कि आपको, अभी हमारा धीरे धीरे प्रयास है, अभी हाल फिलहाल पूरा नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये सभी क्लासें आपको मिलेंगी। हाल ही में भी क्लास चल रही हैं 9th, 10th, 11th हिंदी और इंग्लिश मीडियम की ऐसे बच्चों के लिए। ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं जो जिनके गांव में कुछ परंपराओं की वजह से उनको शहर नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए, ऐसे कुछ बहुत सारे गांव हैं, या कुछ अपनी ही घरेलू समस्या की वजह से वो पढ़ने नहीं आ पाती हैं। तो उनके समय का और उनकी पढ़ाई का और उनके उज्ज्वल भविष्य का ध्यान रखते हुए हमने अपनी जो शिक्षा सीखी है उसको उनके साथ प्रयोग करने के लिए हम निरंतर उनके साथ रहेंगे। थैंक यू सिलेक्शन इंडिया टीम की ओर से, और जय हिंद।